What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टल और फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो देखते ही देखते आज 14 मार्च का दिन जो है वो आप लोगों की लाइफ में लगभग कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आप लोगों ने इसको शानदार तरीके से एंजॉय किया होगा। कितने मार्क्स 100 में से आज के डे को आप लोग देना चाहेंगे, यानी कितने प्रतिशत डे आप लोगों ने ढंग से यूटिलाइज किया है? सेटिस्फाई होकर दिल पर हाथ रखकर आप लोग बोलो कि हाँ यार इतना दिन कम से कम मैंने यूटिलाइज किया है। ठीक है, तो उसके बदले आप लोगों को एक पता चलेगा अपने पर्टिकुलर डे को कैसे कैसे आप लोग टाइम दे रहे हैं और किस तरीके से आप लोग उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। ये काम अगर डेली करने स्टार्ट कर दिया, आप लोग की लाइफ में जो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी वो किसी और चीज के साथ में कंपेयर करके देखना, कभी भी उतना सेटिस्फेक्शन आप लोग को नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमेशा हर एक दिन को आप लोगों को एनालाइज करना है कि हाँ हमारा टाइम जो है वो कहां जा रहा है और कितना हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, बड़ी ही शानदार बात बोली गई है यहाँ पर। लाइफ में आप लोग इसको इंप्लीमेंट कर पाओगे अगर, तो यहाँ पर आप लोग की लाइफ में हमेशा काम पर फोकस रहेगा, आप लोग का रिजल्ट से आप लोग का फोकस उठ जाएगा। और ये मैंने सुना भी है और देखा भी है कि जब इंसान जो है प्रोसीजर को एंजॉय करना स्टार्ट कर देता है, वो नहीं कहते कि आप लोग किसी मंजिल पर जाना है तो रास्तों को एंजॉय करना स्टार्ट कर दो। वो काम अगर आप लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया तो आप लोग के दिमाग में जो टेंशन चलती है ना कि फाइनल रिजल्ट क्या होगा, वो खत्म हो जाएगी और पूरा काम पर आप लोग का फोकस लग जाएगा। तो यानी कि आप लोग दिन को जीना स्टार्ट कर देंगे फाइनल रिजल्ट को साइड में रखते हुए। और जिस दिन आप लोगों ने काम स्टार्ट कर दिया, आप लोगों की इफिशिएंसी जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है, आप लोगों को नजर आएगी। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, एक दो पेपर देने के बाद में लगे अंदर से कि यार मजा नहीं आया, ये तो पता नहीं क्या हो रहा है, उसको मत देखो, बस उसको एंजॉय करते रहो और अपना पढ़ते रहो। तो बात की जा रही है जो फकीरी मिजाज रखते हैं वो ठोकरों में ताज रखते हैं। देखो कितनी शानदार बात है अपने आप में ही। जिनको कल की फिक्र नहीं होती वो मुट्ठी में आज रखते हैं। बोला था ना मैंने स्टार्टिंग में कि आज का दिन कैसे यूटिलाइज किया ये डिसाइड करेगा फ्यूचर आप लोगों का क्या होने वाला है। क्योंकि एक एक दिन जुड़ जुड़कर ही आप लोगों का साल बनता है, आप लोगों का पहले तो बोलो एक एक दिन जुड़कर ही आप लोगों का हफ्ता बनता है, फिर महीना बनता है और फिर साल बनता है। और यही साल दर साल आप लोगों की उम्र बढ़ती रहती है और आप लोगों की जिंदगी बनती है। तो बेसिक यूनिट क्या है? वो है दिन। अगर नॉर्मल तरीके से देखा जाए, अगर थोड़ा सा और डिवाइड करोगे तो वो है घंटे, और डिवाइड करोगे तो वो है मिनट, और पूरा सार क्या होता है? वो है आज का दिन। यानी कि आज के दिन को कैसे जी रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में कैसे आप लोग जी रहे हैं। ये जो वीडियो देख रहे हैं ना इस टाइम पर, इस लेक्चर को आप लोग एंजॉय कर रहे हो, तो ये मोमेंट कैसा है? प्रेशर में बैठ के देख रहे हैं कि यार एक और लेक्चर आ गया, या एंजॉय करने के लिए आ गए कि यार चलो आज कुछ नया सीखते हैं, या फिर ऐसा है कि बस खाना पूर्ति करनी है, कान पर लगा लिया ईयरफोन कि ऐसा लेक्चर भी सुनकर दिल को सेटिस्फेक्शन मिलता है, कुछ कर लिया है, या वो वाली फीलिंग आ रही है। तो इनमें से कौन सी फीलिंग है? थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों को हर्ट हो ये चीज, पर लेकिन रियलिटी है कई सारे लोग ऐसे हैं बस सुनने के लिए सुन लेते हैं कि हाँ सब सुन रहे हैं तो हम भी सुन लेते हैं, पर लेकिन क्या रियलिटी में आप लोग उससे कुछ सीख रहे हैं? ये वाली फोकस आप लोगों को काफी एक बात फोकस देनी पड़ेगी, जिससे रियलिटी में आप लोगों का रिजल्ट डिसाइड होता है। वरना यार करने वाले काम तो हजारों हैं पर लेकिन नाम किसी एक का होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। आई होप कि ये बात जो है वो आप लोग समझ पाओगे और लाइफ में काफी शानदार तरीके से इंप्लीमेंट कर पाओगे। एक इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, इसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा और बाकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज भी आप लोगों से डिस्कस करूंगा। पर आगे बढ़ने से पहले टकटकी लगाकर ये लेक्चर आप लोगों को देखना है, ये आप लोगों को बताने की जरूरत है ही नहीं है, पर लेकिन हम ओवरव्यू जरूर लेंगे लेक्चर का कि क्या क्या हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले आप लोगों को बता देता हूं, कई सारी बातें हम लोग यहां पर देखेंगे। जैसे इंपॉर्टेंट डे देखेंगे, मैंने अभी बताया थीम क्या होगी उसके बारे में बात करूंगा, और क्या होते हैं कंज्यूमर, और इसी के साथ में एक तरीके से एक तो बेचने वाला होता है, खरीदने वाला होता है। तो दोनों में डिफरेंस अगर पूछ ले तो क्या आप लोग बोलोगे? इसी के साथ में यूनियन मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्पावरमेंट कौन है, उनके द्वारा भी एक बुक रिलीज की गई है जिसका नाम है रोल ऑफ लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, ऐसी किताबों के नाम अक्सर आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, तो बात करेंगे इसके बारे में भी। ठीक है, इसी के साथ में अगर बात करें, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस हुई थी, यहां पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये ऑर्गेनाइज कराई गई थी 1927 में। तो बहुत ही पुरानी बात है यहाँ पर। तो आप लोग को यहाँ पर ये बताना है इसमें हमारी कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव कौन थे। तो देखिए हिस्ट्री का क्वेश्चन बन गया आप लोगों से, आप लोग बोलोगे कहां से आ गया हिस्ट्री यहाँ पर? अभी प्रेजेंट में कुछ चीज ऐसी न्यूज में आ गई कि हिस्ट्री का क्वेश्चन आप लोगों का बन गया। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सारी अगर ढंग से आप लोग इनको देखोगे करंट से डिसाइड होती है। अगर कोई आप लोग को बोलता है कि करंट जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, करंट छोड़ दो, करंट में कुछ नहीं रखा है, वो रियलिटी में आप लोग का बेवकूफ बना रहा है। ठीक है, पर लेकिन करंट भी आप लोग को अपने सिलेबस के हिसाब से देखने हैं, क्योंकि यहां पर अगर जो मैं आप लोग को जो पढ़ाने जा रहा हूं उससे जो क्वेश्चन बनेगा वो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन से बनेगा, यानी कि करंट प्लस स्टैटिक आप लोग को देखना है। जो आप लोग को ऊपर ऊपर से करंट बताकर निकल जाए कोई, तो एक तरीके से वो आप लोग के किसी काम का नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग को पता होना चाहिए कहां पर आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। फिर से वही बोलूंगा, दिल को सेटिस्फेक्शन देना कि हाँ बस पढ़ लिया है, वो वाली बात नहीं होनी चाहिए। रियलिटी में लेक्चर देखने के बाद में रिकॉल करना क्या क्या आप लोगों ने पढ़ा है और क्या क्या आप लोगों ने सीखा है, उसी में मजा है, उसी में टाइम देने में मजा है। ठीक है, बात करते हैं यहां पर
सोशल सिक्योरिटी के बारे में, तो यहाँ पर इंश्योर करना सोशल सिक्योरिटी लगभग 7,000 टी वर्कर्स के लिए। तो गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर अभी डिसाइड की गई एक स्कीम, कौन से राज्य की गवर्नमेंट है जिसमें मुख्यमंत्री चाहे, ये स्कीम का नाम भी आप लोगों को बताना है, तो डिटेल में डिस्कस करूंगा। वी डैम इंस्टीट्यूट, तो इसके बारे में पूरा बात करेंगे। यहाँ पर किस कंट्री से रिलेटेड है, यहाँ पर ये डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं। डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी में क्या डिफरेंस है अगर मैं आप लोगों से पूछूं, ये भी बातें करेंगे और तमाम मुद्दे हम लोग जानेंगे यहाँ पर। और इस पर्टिकुलर रिपोर्ट का नाम क्या है, क्योंकि रिसेंटली बहुत ही ज्यादा न्यूज में ये रिपोर्ट रही है, तो इसके कम से कम टाइटल आप लोगों को पता होना चाहिए। तो डिटेल में समझेंगे इसके बारे में। इंडिया जो है वो क्लासिफाई किया गया है इलेक्ट्रोल ऑटोक्रेसी। तो ऑटोक्रेसी क्या होती है ये भी हम लोग जानेंगे, पर हमारी रैंक कितनी है ये आप लोग को बताना है। CLAWS ये आता है सोसाइटी ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 8060, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये न्यूज में क्यों आ गया, सॉरी यार हिचके आ गए बीच बीच में हिचके आ जाती है कई बार, एक मिनट। ये आप लोगों को बताना है यहाँ पर बेसिकली कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो एक्ट है यहाँ पर, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, और यहां पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, यहां पर हम लोग बात करेंगे कि पर्टिकुलर जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि भौगोलिक संकेतक के बारे में। तो आप लोगों को यहां पर ये बताना है कि ये जो भौगोलिक संकेतक है हमारी कंट्री में सबसे पहले किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को दिया गया था, ये आप लोगों को बताना है। तो यानी कि डिस्कशन यार बहुत उम्दा रहने वाला है, कुछ ना कुछ नया सीख कर ही जाओगे, ऐसा नहीं लगेगा वीडियो के एंड में कि यार टाइम वैसे ही वेस्ट कर दिया। और अगर वैसा लगे तो फिर डिसलाइक करना, वीडियो के नीचे कमेंट करना, और 10 में से मार्क्स कितने दोगे वो जरूर बताना, ठीक है। और वो अगर पसंद आए तो थम्स अप देकर बताना, इससे क्या रहता है मुझे ही पता चलता रहता है, ये फीडबैक है, ये मत सोचा करो कि मैंने कुछ गलत पढ़ा दिया तो आप लोग फीडबैक सर को नेगेटिव नहीं देना है। मैं चाहता हूं यार आप लोग ढंग से एनालाइज किया करो, अगर मैं कुछ गलत पढ़ा रहा हूं तो उसको बेसिकली नेगेटिव मार्क्स दिया करो, ठीक है। तो ये काम आप लोगों को करना है, ओके। बिल्कुल टीचर बन जाया करो मेरे, एक दूसरे से तो सीखना है हम लोगों को, ठीक है। आइए बात करेंगे इंपोर्टेंट डे के बारे में। इंपोर्टेंट डे जो है यहाँ पर ये है बेसिकली वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। कंज्यूमर हर एक इंसान कंज्यूमर है, ठीक है। आज के में मैं ही पता नहीं क्या क्या खरीद रहा हूँ, क्या क्या चीजें यूटिलाइज कर रहा हूँ, अपने कपड़े हो गए या फिर लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, जूते हो गए, घर के खाने का सामान हो गया, तो हर एक इंसान कंज्यूमर है धरती पर। तो हम लोग को अपने अधिकार पता होने चाहिए, तो उसी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए दुनिया में डे सेलिब्रेट किया जाता है जिसको हम लोग वर्ल्ड कंज्यूमर डे बोलते हैं, और ये 15 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। तो 15 मार्च वर्ल्ड कंज्यूमर डे आप लोगों के सामने है यहाँ पर। एम इसका ये रहता है कि कंज्यूमर को अक्रॉस द वर्ल्ड उनके अधिकारों के बारे में पता चल सके, ताकि अगर कुछ गलत उनके साथ में होता है तो वो अपने अधिकारों को यूटिलाइज करके बेसिकली सॉल्यूशन तक पहुंच सके। तो इसी के चलते यहाँ पर ये फोकस एरिया रहता है। और फिलहाल अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो गई है, कोविड-19 ने यहाँ पर एक अलग प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है कि हर एक सामान हम लोग ऑनलाइन खरीद रहे हैं। तो इसलिए ऑनलाइन मीडियम में क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं वो समझना पड़ेगा, और उसके लिए कहां से पैसा आ रहा है, क्या क्या चीजें चल रही है वो ध्यान देना पड़ेगा। तो फेयर डिजिटल फाइनेंस, इसके बारे में अब की बार बात की जा रही है, ठीक है। यानी कि एक तरीके से जो डिजिटल फील्ड में फेयर चीजें होनी चाहिए, वो भी एक तरीके फाइनेंस के फील्ड में, तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। दुनिया भर के फेक मैसेज, उल्टी सीधी चीजें आप लोगों के सामने आती हैं, तो डिजिटली अगर आप लोग अवेयर रहेंगे तो इससे आप लोग अपना छुटकारा पाएंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात, आप लोग आज के डेट में अमेजन से या फिर आप लोग फ्लिपकार्ट से कहीं से कुछ ऑनलाइन सामान खरीदते हैं, और खरीदने के बाद में आप लोग उसको बेचने लगते हैं, तो आप लोग कंज्यूमर की कैटेगरी में नहीं आते हैं। आप लोग कंज्यूमर की कैटेगरी में तब आएंगे ओनली जब आप लोग उसको खुद से यूज करेंगे, ना कि आप लोग उसको बेचने लगेंगे। तो कंज्यूमर नहीं आएगा, ये एक तरीके से विक्रेता हो जाएगा। अगर पर्सनल यूज के लिए आप लोग उसको ले रहे हैं तो ही आप लोग कंज्यूमर होंगे। तो जो कंज्यूमर राइट्स होते हैं वो उसी के ऊपर लगेंगे जो उसको यूज कर रहा है, ना कि जो उसको बेच रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आप लोग को याद रखना है। तो कंज्यूमर और विक्रेता दोनों में डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए, क्रेता और विक्रेता, ताकि आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सके। तो ये थी बेसिक चीज जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर। ये बेसिकली प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा काफी डिटेल में कवर किया गया, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और गवर्नमेंट का बहुत ही उम्दा सोर्स है गवर्नमेंट का, ये बात करें तो, जो कि आप लोगों को कवर करना ही करना चाहिए। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें तो पीआईबी मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं करंट के फील्ड में। बुक का टाइटल है यहाँ पर रोल ऑफ लेबर इन द इंडियन डेवलपमेंट। तो हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में क्या है, बुक बेसिकली लेबर का रोल तो वो बताया गया है। लेबर, अगर आज के में कोई कपड़ा आप लोग पहन रहे हैं, कोई मोबाइल आप लोग यूज कर रहे हैं, कोई जूते आप लोग पहन रहे हैं, कोई किताबें आप लोग यूज कर रहे हैं, जो भी यूज कर रहे हैं, किसी न किसी में कोई ना कोई जो कंपनी जो बनाती है, किसी न किसी लेबर ने काम किया होगा। तो लेबर के प्रोडक्ट है। इवन खाना आप लोग खाते हैं तो किसानों का लेबर वहां पर लगता है, तब जाकर आप लोग को वो खाना मिलता है। तो इस तरीके से आप लोग उसके डेवलपमेंट के बारे में बात की जा सकती है। तो लेबर मिनिस्टर जो है हमारी कंट्री में वो है श्री भूपेंद्र यादव जी, इनके द्वारा ये किताब रिलीज की गई है, ठीक है। तो एक तरीके से आप लोग भी अगर कोई काम करते हैं तो एक तरीके से यहाँ पर कोई भी ऐसा काम, एक तरीके से लेबर फोर्स हो गई वो, उसको इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है।
प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाएगा और जीएस पेपर 3 के अंदर भी आप लोगों के लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाएगा। डिटेल में इसके बारे में मैं आप लोगों से बातें करने वाला हूँ कि क्या क्या मुद्दा है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यूनियन मिनिस्टर जो है उनके द्वारा अभी यहाँ पर ये जो किताब रिलीज की गई, एक तो इसका टाइटल आप लोग याद रखेगा। इस किताब के अंदर टोटल मिलाकर 12 आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेंगे और एमिनेंट जो एकेडमिशियन, इसी के साथ में जो प्रैक्टिशनर हैं, यानी कि जो भी ज्ञाता हैं अपने अपने फील्ड के, उनके द्वारा यहाँ पर कंट्रीब्यूशन दिया गया यहाँ पर लेबर मिनिस्ट्री को, जिसके चलते यहाँ पर ये पूरी किताब जो है वो एक पिक्चर में आई है। और ये किताब जो है पार्ट है कहीं ना कहीं आजादी का अमृत महोत्सव जो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके चलते यहाँ पर लेबर का क्या कंट्रीब्यूशन रहा हमारी कंट्री की यहाँ तक डेवलपमेंट करने में, उसके बारे में बात की जा रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पूरा फोकस मेरा रहने वाला है, ये पब्लिश किसके द्वारा की गई है, ये है वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट के द्वारा पब्लिश की गई है। अब यहां से आप लोगों का आर्टिकल जो है, ये तो किताब के बारे में मैंने आप लोगों से बातें कर ली। अब मुझे याद आ रहा है कि अगर आप लोग सिलेबस उठाकर देखोगे तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज जो भी आप लोग हिस्ट्री के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती हैं, उनके ऊपर आप लोगों के कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो फेमस इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, तो जो मैं आज आप लोगों से बात करने वाला हूं वो बात करेंगे यहाँ पर पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के बारे में। पहले तो एक इंस्टीट्यूट आप लोगों को कवर हो जाएगा यहाँ पर, ये बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होगी, स्टैटिक पोर्शन, और दूसरा यहाँ पर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, यहाँ पर बात करेंगे वीवी गिरी साहब के बारे में, जो कि देश के चौथे हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट थे। इनके बारे में कई सारी बातें जानेंगे, हिस्ट्री भी यहाँ पर इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और एक बच्चे के द्वारा बोला गया था, सर एक दिन मैंने प्रेसिडेंट के बारे में कुछ बातें बताई थी, उनके द्वारा बोला गया सर वीवी गिरी जी के बारे में बहुत कम सुना है, ठीक है। आज का लेक्चर सुनने के बाद में कभी ये नहीं बोलोगे कि वीवी गिरी जी के बारे में बहुत कम सुना है, ठीक है। इस तरीके की बातें आप लोगों को बताऊंगा, ऐसे फैक्ट्स और फिगर बताऊंगा जो कि एग्जाम में भी आप लोग काम आएंगी, और वैसे भी अगर कोई आप लोगों से पूछे या फिर किसी से आप लोग पूछने लगो तो सामने वाले को लगेगा वाह क्या जानता है बंदा, ठीक है, क्या पढ़ाई कर रहा है। तो वही वाली बातें करेंगे इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर, ठीक है। बात करते हैं, तो बात की जा रही है यहाँ पर वीवी गिरी साहब के बारे में। तो यहाँ पर इनके नाम पर एक नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट भी है, तो यानी कि जिस इंसान के नाम पर किसी लेबर का इंस्टीट्यूशन का नाम रख दिया गया, एक ऐसे एक पर्टिकुलर संस्था का नाम रख दिया गया, तो इसका मतलब उस इंसान ने इस फील्ड में कुछ बेहतरीन काम किया होगा। जी हाँ, वो बेहतरीन काम समझेंगे, तो इसी के लिए इनके नाम के आगे यहाँ पर वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, यानी कि देश के नाम एक तरीके से सेंट्रल एक तरीके से लेवल पर आप लोग बोल सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो किसके अंदर आता है, ये आप लोग याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर में आता है। ये एक तरीका सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है, जो कि 1974 यानी कि इंदिरा गांधी जी के टाइम पर इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और ये कहां पर लोकेटेड है, ये नोएडा उत्तर प्रदेश में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं तो आप लोगों के लिए तो और भी इंपॉर्टेंट हो गया ये इंस्टीट्यूट, इसके बारे में पता होना चाहिए। देखिए कोई भी इंस्टीट्यूट होता है ना, उस फील्ड में एक महारत हासिल करने की कोशिश करता है ताकि कोई दिक्कत हो तो उनका सॉल्यूशन निकाला जा सके। तो रिसर्च करने के लिए लेबर के फील्ड में ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के लिए एस्पायरेंट्स को, या फिर ट्रेड यूनियन के साथ में कनेक्शन, पब्लिक सेक्टर को कैसे मैनेज करना है, तो जो भी एरिया होते हैं उन सब में वो काम करता है ताकि उस पर्टिकुलर एरिया में यानी कि लेबर वाले फील्ड में कोई दिक्कतें न रह जाए, ठीक है। उस तरीके से इनके द्वारा काम किया जाता है। प्रीवियसली इसको नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट बोला गया था 1995 तक, इसको रीनेम कर दिया गया बाद में, जो कि यहाँ पर इनका कंट्रीब्यूशन देखते हुए हमारी कंट्री के 4th प्रेसिडेंट जिनका नाम था वीवी गिरी साहब, इसलिए यहाँ पर अब इसको वीवी गिरी नेशनल इंस्टीट्यूट के नाम से हम लोग जानते हैं। जिस पर्सनैलिटी के नाम पर एक इंस्टीट्यूट का नाम रख दिया, उस पर्सनैलिटी ने इस फील्ड में क्या क्या किया है, अब वो बातें मैं आप लोगों को सारी बताने वाला हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ से भी, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के पॉइंट ऑफ से भी, और वैसे भी आप लोगों को पता होना चाहिए हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर रुककर 1 मिनट वीडियो को पॉज कर वीवी गिरी जो यहाँ पर फुल फॉर्म है, तो वी और वी क्या है यहाँ पर मैं आप लोगों से वो जानना चाहूंगा। हालांकि मैंने दिखा दिया था बीच में आप लोगों को, पर फिर भी एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग एक बार वीडियो को पॉज कर उनके बारे में थोड़ा लिखिए, ठीक है। अब समझते हैं उनके बारे में बातें। वीवी गिरी है यहाँ पर वराहगिरी वेंकट गिरी, ठीक है। तो इनका पूरा नाम है वराहगिरी वेंकट गिरी, तो ये इनका पूरा नाम है। हमारे देश के कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे यहाँ पर, अगर कोई पूछा आप लोगों से तो 4th नंबर के प्रेसिडेंट थे, आप लोग इनको समझ सकते हैं बेसिकली। और इनके द्वारा जो एक पर्टिकुलर, देखिए वर्ड में आप लोग कई बार बोलता हूं पैट्रियार्कल सोसाइटी, तो यहाँ पर एक तरीके से जो पैट्रियार्क के बारे में बात की जा रही है, एक तरीके से एक समुदाय को हेड करने वाला मुखिया जो कि पुरुष होता है। तो यानी कि एक तरीके से जैसे घर में आप लोग बोले पैट्रियार्कल हाउस है ये, यानी कि पुरुष की चलती है यहाँ पर, ऐसा बोल सकते हैं। तो इनके द्वारा आप लोग बोल सकते हैं कंट्री के जो एक तरीके से मुखिया थे यहाँ पर, पैट्रियार्क मुखिया, वो ट्रेड यूनियन मूवमेंट के चलाने वाले वो यही थे हमारे देश के अंदर में। जन्म हुआ था इनका बहरमपुर, जो कि उड़ीसा के अंदर आज की डेट में आप लोग को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में इनके द्वारा अपनी जो पढ़ाई की गई यहाँ पर आयरलैंड के अंदर इनकी पढ़ाई हुई यहाँ पर आगे चलकर, और इनके द्वारा काफी अच्छे से पास से इनके द्वारा आयरलैंड की पॉलिटिक्स भी देखी गई।
और इसी के साथ में यहाँ पर अंग्रेजों के टाइम पर आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे हमारी कंट्री के जो सिटीजन थे वो साउथ अफ्रीका में रहते थे, उनके साथ में गलत व्यवहार किया जाता था। गांधी जी की अगर किताब आप लोग उठाकर पढ़ोगे माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, उसमें भी उनके द्वारा इसके बारे में जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर उनसे रिलेटेड भी इनके द्वारा कुछ काम किया गया, तो उसके बारे में हल्का सा याद रखिएगा। इनके जहां जहां पर लेबर से रिलेटेड कुछ चीजें हैं काफी हद तक इनके द्वारा काम किया गया है, तो इसलिए एक काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। इस फील्ड में अगर कुछ लिखना हो तो इनका नाम आप लोग मेंशन कर सकते हैं। आफ्टर रिटर्निंग इंडिया, जैसे भारत आए थे महात्मा गांधी जी, अच्छा किस डेट में महात्मा गांधी जी वापस आए थे बताइए जरा, क्योंकि उससे डे भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इनके द्वारा अपनी कंट्री में आकर यहाँ पर प्रैक्टिस किया गया लॉ, कहां पर, मद्रास के अंदर में, ठीक है। फिर इनके द्वारा ज्वाइन कर लिया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनाया गया था, याद रखिएगा 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार पूछ लिया है। पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था ये आप लोग को बताना है। आगे चलकर एनी बेसेंट जी के द्वारा जो यहाँ पर होम रूल लीग स्टार्ट की गई थी, उसमें भी इनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। अब इनका पार्टिसिपेशन देखना, जहां जहां भी लेबर शब्द लिखा मिलेगा वहां वहां ये पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे। इनका जो करियर है वो काफी अच्छे चला। इनके द्वारा फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया गया, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में, जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा 1922 में लीड किया गया था, उसमें इनके द्वारा पार्टिसिपेट किया। और जहां जहां पर दारू की दुकानें होती हैं उसके खिलाफ इनके द्वारा काफी ज्यादा प्रयास किया गया और इसके चलते इनको अरेस्ट भी किया गया, ठीक है। तो यानी कि ये यहां पर प्रोटेस्ट करते थे, उसके लिए यहां पर अरेस्ट भी किया गया और इसी के चलते लेबर मूवमेंट में इंडिया के अंदर इनका रोल जो है वो आप लोग को देखने को मिलेगा, जो कि आप लोग समझ भी पाओगे। यहां पर सबसे पहले अगर बात करें, यहां पर फाउंडिंग मेंबर है जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन इन 1923। यानी कि अगर पूछ ले आप लोगों से, ऑल इंडिया रेलवेज मैन जो फेडरेशन है वो बनाई गई थी 1923 में, उसके फाउंडिंग मेंबर में इनका नाम आप लोगों को देखने को मिलेगा और जनरल सेक्रेटरी। इसी के साथ में प्रेसिडेंट रह चुके हैं ऑल इंडिया यूनियन जो कांग्रेस है 1926 में, फर्स्ट टाइम यहां पर, ठीक है। तो यहां पर 1926 में। इसी के साथ में बंगाल रेलवे जो एसोसिएशन है उसके भी वो भी इनके द्वारा फाउंड की गई। इनके रेलवे में काफी ज्यादा वर्कर्स काम किया करते थे, उनको ढंग से ट्रीट किया जाए, तो उसके लिए इनके द्वारा काफी ज्यादा काम किया गया, जो कि आप लोग यहां पर देख भी रहे होंगे। 1928 में इनके द्वारा जो एक तरीके से वर्क किए गए बंगाल नागपुर रेलवे फॉर द राइट ऑफ द वर्कर्स, यानी कि उनके अधिकारों के लिए इनके द्वारा मुहिम चलाई गई। और इसी के साथ में यहां पर लैंडमार्क लेबर मूवमेंट देश के अंदर चलाया गया, जिसके चलते जो लेबर की डिमांड थी, वर्कर्स की डिमांड थी, उसके ऊपर इनके द्वारा काम किया गया, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर अगर बात करेंगे, यहां पर ये इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन के, जिसको ITUF आप लोग बोलते हैं, ठीक है। तो वो यहां पर इनके द्वारा बेसिकली काम किया गया, जिसमें यहां पर एक तरीके से ही हैड को-फाउंडर, यानी कि को-फाउंडर थे किसके साथ मिलकर, NM जोशी। तो MN जोशी जिसके द्वारा 1929 में बनाई गई। इनके लेबर शब्द ट्रेड यूनियन जहां देखने को मिलेगा वहां किसी न किसी फील्ड में आप लोगों को किसी न किसी तरीके से ये कनेक्ट मिल जाएंगे। इसी के साथ में इंटरनेशनल लेवल, अगर इंटरनेशनल लेबर के बारे में बात करें वहां भी आप लोग देखिए इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, जो कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज कराई गई 1927 में, वहां पर भी हमारी कंट्री की साइड से जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो यहां पर वीवी गिरी साहब जी थे, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर अगर बात करें, जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी इनके द्वारा एज ए वर्कर के तौर पर यहां पर पार्टिसिपेट किया गया। महात्मा गांधी जी के द्वारा कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया गया था, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो ये आप लोग बताइए, ठीक है। गिरी जी जो थे यहाँ पर ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1934 से लेकर 1937 तक यहाँ पर है, यानी कि लगभग 3 साल तक यहाँ पर इनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। और ये मद्रास लेजिस्लेटिव असेंबली के भी मेंबर है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर इसमें भी इनके द्वारा लेबर के लिए जो है वो आवाजें उठाई गई। इसी के साथ में ये यहाँ पर लेबर इंडस्ट्री मिनिस्टर सी राजगोपालचारी जी के द्वारा जो लीड की गई गवर्नमेंट में 1937 से लेके 1939 तक यहाँ पर, यानी कि आजादी के पहले भी इनके द्वारा ये मिनिस्ट्री जो है वो हेड की गई, यानी कि अब तक तो हम लोग आजाद भी नहीं हुए थे, इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के मिनिस्टर बन गए ये। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस फील्ड में इनकी कितनी ज्यादा ख्याति थी। गिरी साहब जो है उनके द्वारा क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया गया, जिसके चलते 3 साल तक इनको जेल की बेसिकली कारागार में अपनी लाइफ बितानी पड़ी, जो कि सोचने वाली बात है। हमारे सारे फ्रीडम फाइटर जो मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए, कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से जेल में घूम कर आया है, तो उनका जो एक्सपीरियंस था यहाँ पर देश को आजाद कराने में वो काफी एक तरीके से टफ रहा, आसान नहीं था, जिसको हम लोग एंजॉय करते हैं ना आज के में, आजादी मिल गई, आजादी मिल गई, पढ़कर एक दिन 26 जनवरी और 15 अगस्त को खुश हो जाते हैं। पढ़ा करो यार इनके बारे में, आप लोगों को अंदर से फील होगा कि कोई भी चीज आप लोगों को जो मिली है ना उसकी कोई कॉस्ट है, फ्री में आप लोगों को नहीं मिली है, किसी ने आहुति दी है उसके पीछे, जो आप लोगों को फ्री लगती है कई बार, ठीक है।
तो इसको रेस्पेक्ट किया करो। अपने देश की आर्मी हो गई, अपने देश की बेसिकली जो फ्रीडम फाइटर, जो स्ट्रगल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने वाले लोग हो गए, उनके बारे में जानोगे तभी तो रेस्पेक्ट आएगी निकल के। तो उनके बारे में जाना करो, ठीक है, तभी आप लोगों को देखने को मिलेगा एक रेस्पेक्ट आप लोगों को निकलती हुई नजर आएगी। और देखो यार, हिस्ट्री एक ऐसी चीज है जो आप लोगों को अपने अस्तित्व के साथ में कनेक्ट करती है। तो मैं तो ये बोलूंगा, हिस्ट्री को तो पढ़ने का अपना एक तरीके से थोड़ा सा माइंडसेट बनाओ कि हाँ, हिस्ट्री के बारे में कुछ ना कुछ जानते रहेंगे। ये हाई कमिश्नर थे जो आज की बात है सिलोन यानी कि श्रीलंका, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर बने यहाँ पर, और गवर्नर ऑफ केरला, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक भी बने, यानी कि अलग अलग पोस्ट पर यहाँ पर इनके द्वारा अपना योगदान भी यहाँ पर दिया गया, ठीक है। इसी के साथ में वाइस प्रेसिडेंट रहे यहाँ पर ये 1967 तक, 1967 से 1969 में यहाँ पर जब ये एक्टिंग प्रेसिडेंट बने, जब यहाँ पर जाकिर हुसैन साहब जो थे उनकी डेथ के बाद में, ठीक है। तो एक्टिंग प्रेसिडेंट भी रहे, वाइस प्रेसिडेंट भी रहे, फिर कंप्लीट प्रेसिडेंट के तौर पर फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1969 में यहाँ पर इनके द्वारा इलेक्शन जीते गए। तो फिर यहाँ पर ये फोर्थ प्रेसिडेंट बने जो कि 1969 से लेके यहाँ पर ये 1974 तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे। इसी के साथ में 1975 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा जब यहाँ पर हमारे देश में गवर्नमेंट चलाई जा रही थी, इनको भारत रत्न भी दिया गया। तो भारत रत्न दिया गया 1975 में, ठीक है। और इनकी जो आखिरी सांस इनके द्वारा ली गई चेन्नई में, यहाँ पर 85 साल की उम्र में, तो ये 1980 में इनके द्वारा आखिरी सांसें अपनी ली गई। आज के बाद में क्या आप लोग बोलोगे कि इनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, ठीक है। मुझे नहीं लगता है कि आप लोग भी बोलोगे कि मुझे इनके बारे में कुछ नहीं पता है, क्योंकि इतनी सारी चीजें मैंने आप लोगों को इनके बारे में बता दी कि अब आप लोग ये बोलते हुए शर्माओगे, ठीक है। अब बताओ ये कैसा लगा आप लोगों को ये टॉपिक यहाँ पर इनके बारे में, थम्स अप देकर बता सकते हैं। कोई कमी लगी तो आप लोग उसको डिसलाइक कर या फिर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कहीं पर कोई डाउट हो तो, ठीक है। अब चलूंगा नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। देखिए चीजें ना अगर आप लोग जानना चाहोगे, समझना चाहोगे तो बहुत कुछ जानने को मिलेगी, पर थोड़ा सा आप लोगों को सीरियस होकर उसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर कवर किया गया था हिंदू के अंदर भी और अलग अलग न्यूज़पेपर के अंदर। तो यहाँ पर ये जो आर्टिकल है यूपीएससी प्रीलिम्स या फिर जीएस पेपर 2 के अंदर पॉलिटी के साथ में भी आप लोग इसको कनेक्ट कर देख सकते हैं। यहाँ पर बात करेंगे वी डैम इंस्टीट्यूट के बारे में। तो ये जो इंस्टीट्यूट है एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और रिपोर्ट में हमारी कंट्री की हालत कैसी है उसके बारे में बताता है। ओनली हमारी कंट्री की नहीं, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में डेमोक्रेसी की हालत क्या है उसके बारे में यहाँ पर बताता है। तो इसके बारे में भी अगर बात करूं यहाँ पर वी डैम इंस्टीट्यूट एट स्वीडन यूनिवर्सिटी के द्वारा, यहाँ पर जो कि स्वीडन यूनिवर्सिटी ऑफ गथनबर्ग, तो इसके द्वारा रिलीज की गई एक रिपोर्ट डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2020 जिसको बोला गया, और इसका टाइटल रखा गया डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2020, यहाँ पर ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर, ठीक है। तो ये आप लोगों के क्वेश्चन भी बन सकता है कि इस रिपोर्ट का नाम क्या था। तो वी डैम का मतलब क्या है यहाँ पर, वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि अलग अलग तरीके की डेमोक्रेसी है। तो वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी है यहाँ पर इस पर्टिकुलर जो अगर नाम देखोगे इसका, और रिपोर्ट का जो अब की बार का टाइटल है वो डिफरेंट है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए अगर कोई कुछ काम कर रहा है तो कैसे कर रहे हैं। जैसे मैं आप लोगों के लिए क्या करता हूं, जैसे कि आज मैं लेक्चर लेकर आ रहा हूं, तो पहले न्यूज देखूंगा कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में उनकी पीपीटी वगैरह देखूंगा कैसे कैसे बनानी है, कहां पर कौन सी पिक्चर लगानी है, कौन से सिलेबस का ये पार्ट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर हो सकते हैं। फिर लेक्चर को रिकॉर्ड करने बैठूंगा, रिकॉर्ड करने में जो टाइम लगेगा फिर उसको डिकोड करूंगा तब अपलोड करूंगा। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ पैरामीटर है कि इंपॉर्टेंट न्यूज देखना, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में जानना पहले, उस तरीके से यहाँ पर क्यों किस तरीके से यहाँ पर ये रिपोर्ट आती है निकलकर, तो ये कौन से पैरामीटर है इनके। तो ये पैरामीटर है, ये देखते हैं 4 पैरामीटर को, बेसिकली 4 पैरामीटर में डिवाइड करते हैं, जैसे लिबरल डेमोक्रेसी, इलेक्ट्रोल डेमोक्रेसी, इलेक्ट्रोल ऑटोक्रेसी और क्लोज्ड ऑटोक्रेसी। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि जैसे यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ तो आप लोग सीधा सीधा नॉर्थ कोरिया का उदाहरण दे सकते हो, ठीक है, पर आज की डेट में हमारी कंट्री जो है वो इलेक्ट्रोल ऑटोक्रेसी में रख दी गई है। समझते हैं आखिर कैसे, क्या क्या मुद्दे हैं, एक एक कर पॉइंट आप लोगों को बताऊंगा, कहीं पर कोई कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पर जो शब्द मैंने अभी यूज किया, यहाँ पर याद रखिएगा, ये लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्कोर है यहाँ पर ये LDI यानी कि लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स इसका नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर इसमें टॉप पर कौन है, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, कोस्टरिका और न्यूजीलैंड, ये टॉप 5 कंट्री आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। टॉप 5 तो आप लोगों को पता है, यहाँ पर चलिए समझ में आता है, पर हम लोग कहां पर हैं। तो लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स के अंदर हमारी कंट्री जो है वो 93rd यानी कि 93rd पोजीशन पर हमारे देखने को मिलेगी 179 कंट्री में से। तो ये हमारी जो पोजीशन है वो यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर एक ऑटोक्रेट्स के तरीके से हम लोग को रख दिया गया वर्ल्ड में। इंडिया जो है तो टॉप जो ऑटोक्रेट्स कंट्री है उसमें आप लोग को देखने को मिलेगा, ऑटोक्रेटिक कंट्री है, तो ऑटोक्रेटाइज किया जा रहा है हमारी कंट्री को, ये इनके द्वारा बताया गया है। मतलब क्या है, मतलब यहां पर यह होता है कि आज की डेट में हमारी कंट्री में अगर अलग अलग विचार के लोग रहते हैं तो उनको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। हमारी कंट्री में एक ही विचारधारा को सपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है, अगर इस रिपोर्ट के हिसाब से आप लोगों से मैं बात करूं तो सबसे पहले आप लोग यहां पर पहले मैं डिफरेंस बता देता हूं ताकि इसको आप लोग कनेक्ट कर सके। डेमोक्रेसी वर्सेस ऑटोक्रेसी,
तो डेमोक्रेसी के बारे में जब आप लोग बात करते हैं तो आप लोगों ने सुना भी होगा डेमोक्रेसी, डेमो यानी कि एक तरीके से जनता का रूल। तो आप लोगों ने अब्राहम लिंकन साहब की एक डेफिनेशन सुनी होगी, बड़ी छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी एक डेफिनेशन है कि जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए। तो ये डेफिनेशन उनके द्वारा दी गई एक तरीके से, यानी कि जनता का ही शासन है, जनता के ही द्वारा है और जनता के ही लिए है। तो ये डेमोक्रेसी फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, ये डेमोक्रेसी की डेफिनेशन आप लोगों ने सुनी होगी। तो ये उनके द्वारा बोली गई डेफिनेशन है, यानी कि अपने लीडर को इलेक्ट करना, ठीक है, एक तरीके से, और उसका ऑफिस जो रहता है वो लिमिटेड पीरियड के लिए रहता है और यहाँ पर रेगुलर बेस पर इलेक्शन होते हैं और सिटीजन ओपनली क्रिटिसाइज कर सकते हैं गवर्नमेंट को कि भाई साहब कर क्या रहा है, तो तुमको उठा के फेंक देंगे अब की बार अगर तुमने ढंग से काम नहीं किया। तो डेमोक्रेसी का मतलब है, अभी कनाडा में जो डेमोक्रेसी के बारे में अगर बात करें तो उनके जो लीडर थे वहां पर कनाडा के, भाई साहब छुपना पड़ गया जब यहां पर लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया, अपना स्थान छोड़कर उनको जाना पड़ गया। यानी कि जो सही डेमोक्रेसी है ना, सही में जिनको अपने अधिकार का पता है, वहां पर बोला गया कि तुमको इंजेक्शन लगाना ही लगाना है, कोरोना का दूसरा डोज लेना ही पड़ेगा। भाई साहब लोग गुस्सा हो गए, अबे हमारी हेल्थ खराब होनी है, हमको दिक्कत होनी है, तुम हमको ये बता सकते हो कि लगा लो, पर लेकिन तुम थोपोगे कि लगाना ही लगाना है, तो ये डेमोक्रेसी नहीं है। तो भाई साहब उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो गया, तो होती है एक तरीके से जागरूक डेमोक्रेसी। तो ये बातें हैं। हमको बोला गया यहाँ पर ऑटोक्रेसी, तो डिक्टेटरशिप की कैटेगरी में आ जाता है एक तरीके से। तो यहाँ पर बोला गया कि सेल्फ अपॉइंटेड होते हैं एक तो लीडर यहाँ पर, और अगर पर्टिकुलर ऑटोक्रेसी के बारे में बात करें, पर हमको बोला गया डेमोक्रेटिक ऑटोक्रेसी। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिले लीडर फॉर लाइफ, जैसे कि चाइना हो गया, ठीक है, इसी के साथ में किम जोंग उन हो गया, कोई हटाने वाला ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। सिटीजन को कुछ भी बोलने से मना किया जाता है खिलाफ अगर गवर्नमेंट के किसी फोर्स के, एक तरीके से वहां पर नहीं, एक तरीके से कोई वहां पर लीडर है उनको एक तरीके से ऐसे रखा जाता है कि वही वहां पर सब कुछ है, यानी कि जो है बस हम ही हैं, हमसे ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ये बातें बोलने की कोशिश यहाँ पर की जाती है, तो इसके बारे में समझ सकते हैं। अभी और भी कई सारी बातें करूंगा। यहाँ पर एक तरीके चीजें पोलराइज होती हैं, आप लोगों को नजर आती है। पोलराइज मतलब रिलीजन के नाम पर डिवाइड कर देना, कास्ट के नाम पर डिवाइड कर देना, तो आप लोग को डिवाइड होती है सोसाइटी में नजर आएगी काफी लार्ज स्केल पर। और भी कई सारी अगर बात करें ऑटोक्रेटिक, यहाँ पर अगर किसी चीज को ऑटोक्रेटाइज किया जा रहा है तो उसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि मिस इन्फॉर्मेशन आप लोग काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। खासकर अगर बात करें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ओपिनियन के चलते अगर आप लोग चीजों को देखें तो उसको सेव देती है मिस इन्फॉर्मेशन। अच्छा हमारी कंट्री ऐसी है, जो उसको बातें बोली जा रही है उसी के बेस पर। आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, किसी झूठ को अगर 1000 बार बोलो तो सच के ऊपर भी कई बार हावी पड़ जाता है। तो ये रियलिटी है। अगर कई सारे लोग इकट्ठा होकर आप लोगों के आसपास में बोलने लगे यही सही है, यही सही है, यही सही है, तो कई बार लोगों को लगता है यार ठीक मैं ही तो गलत नहीं हूं, भले वो सही भी हो, तो वो वाला फंडा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो वो होती है मेन प्रॉब्लम कि अपने थॉट भी यहां पर एक तरीके से छोड़ देना इंसान को, जबकि वो सही था। इसी के साथ में रिप्रेशन देखने को मिलेगा सोसाइटी के अंदर में काफी लार्ज स्केल पर, ठीक है। यहां पर सेंसरशिप रहेगा, मीडिया अपनी बातें नहीं रख पाएगी प्रॉपर वे में, और मीडिया किसी न किसी एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टी के साथ में कनेक्ट आएगी। अभी एक वीडियो वायरल हो रही थी काफी, ट्विटर पर भी शायद आप लोगों ने देखी होगी, उसमें एक मीडिया हाउसेज जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं बीजेपी जीत कर आई है, और जिस राज्य में आम आदमी पार्टी जीत कर आई है, तो यहां पर मीडिया भी किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में कनेक्ट हो जा रही है, इनके उनका सेलिब्रेशन देखने को मिल रहा है। भाई साहब तुम्हारा काम है न्यूज को प्रोवाइड कराना, डेमोक्रेसी का फोर्थ स्तंभ बोला गया है, और तुम डांस कर रहे हो पॉलिटिकल पार्टी के जीतने पर, तो मीडिया नहीं रह गए हो तुम, तो वो वाली चीज देखने को मिलेगी। तो ये गलत चीजें हैं। कई सारे मीडिया हाउसेज में कई सारी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव आप लोग को देखने को मिलते हैं, उनके बेसिकली शेयर पॉलिटिकल पार्टी के रहेंगे, तो वो कभी उस पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कुछ अपोजिट बोल ही नहीं पाएगा। तो ये एक तरीके से मीडिया जो है वो एक गुलामीगिरी करने लगती है जब यहाँ पर, तो वो सही नहीं रहता किसी भी कंट्री के लिए, तो उसको भी चेक करता है। पॉलिटिकल हेट स्पीच, अगर यहाँ पर एक तरीके से कोई कुछ बोल रहा है, एक सही चीजें बोल रहे हैं, तो उसके खिलाफ उसको सपोर्ट, उसको सप्रेस करना, ठीक है। और हेट स्पीच यानी कि एक तरीके से अभी जैसे आप लोगों ने देखा कई बार कई सारे लीडर हैं मुस्लिम के और कई सारे लीडर हैं हिंदू के भी, वो क्या करते हैं एक दूसरे को गाली देते हैं, ठीक है, और एक तरीके से काफी उल्टी सीधी हरकतें करते हुए नजर आते हैं। जैसे आप लोगों ने रिसेंटली अभी देखा होगा, जैसे हरिद्वार के अंदर जो दिक्कतें देखने को मिली, ऐसे यहाँ पर कई सारे लीडर और भी आप लोगों को मुस्लिम कम्युनिटी के नजर आ जाएंगे जो सेम काम करते हुए नजर आते हैं। तो ये कंडीशन निकल कर आती है कि यहाँ पर जनता जो है वो डिवाइड हो जाती है, ठीक है। इसी के साथ में जो इलेक्शन की जो बॉडी है वो प्रॉपर अपना काम नहीं कर पाती है। तो ये सारी चीजें जब आप लोगों को देखने को मिलने लगे, तो इसका मतलब कि दाल में कहीं काला है, हो सकता है पूरी दाल भी काली हो, तो हम लोग को समझना पड़ेगा। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर हमारी कंट्री में जो अगर विचारधारा बहुत सारे लोग अपने विचार रख रहे हैं, तो उनको एक तरीके से सामने रखने से रोका जाता है, उनको बेसिकली एक सप्रेस करने की कोशिश की जाती है। अब दो इंपोर्टेंट टर्म मैं आप लोगों को यहां पर बता रहा हूं, लिबरल कंपोनेंट इंडेक्स और यहां पर इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स। तो यहां पर अगर कोई बोले लिबरल कंपोनेंट इंडेक्स, मतलब इसका मतलब यह है कि इंडिविजुअल की लिबर्टी के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। लेजिस्लेटिव कंस्ट्रेंट जो होती है वो एक तरीके से ऑन एग्जीक्यूटिव, यानी कि उनकी दादागिरी नहीं है, जो भी चाहे वो अपने हिसाब से कर सके।
तो इंडिविजुअल के अधिकारों को जब यहां पर सपोर्ट किया जाए तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। दूसरा है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स, यहां पर जो इंडिकेटर है ये गारंटी करता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन, यहां पर एसोसिएशन एक तरीके से, यानी कि आर्टिकल 19 के बारे में आप लोग काफी अच्छे से यहां पर सपोर्ट पा सकते हैं। तो ये वाली चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी, तो ये समझने वाली बातें हैं। हमारी कंट्री की रैंक जो है वो 93rd देखने को मिली, यानी कि हम लोग बॉटम 50% कंट्रीज में आप लोगों को नजर आ जाएंगे। अगर बात करें इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स के अंदर में तो 100, इवन लोअर इन अगर बात करें कई सारे एरिया में जो अलग अलग पार्ट में देखेंगे तो 102 के करीब भी हमारे कंपोनेंट आप लोगों को नजर आएंगे। हमसे काफी अच्छी रैंक है यहाँ पर श्रीलंका की, नेपाल की और भूटान की, जो कि हमारे पड़ोसी देश आप लोगों को नजर आ जाएंगे। पर हमसे भी बुरी कंडीशन है पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान के बारे में तो खैर बोलना कुछ बनता नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में यहाँ पर रिलीजन ऊपर है इनके कॉन्स्टिट्यूशन से, पर हमारे देश में ऐसा नहीं है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर है रिलीजन से, तो हमको इसके बारे में कम से कम बात करना बनता है। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। अगर जनरल ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करें इस रिपोर्ट के बारे में, तो और भी कई सारी बातें आप लोगों के सामने निकल कर आएगी। जैसे बात की जा रही है यहाँ पर किसके बारे में, तो ऑटोक्रेटाइजेशन के बारे में बात की जा रही है। तो ये काफी लार्ज स्केल पर फैलता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारी कंट्री आप लोग देखते हैं, अभी जो पहले डेमोक्रेसी थी, जैसे अभी म्यांमार के बारे में बात करें तो डेमोक्रेसी थी, वहां पर कहानी खत्म होगी, ठीक है। आप लोग को बहुत सारी कंट्री ऐसी देखने को मिल जाएंगी। अभी अफगानिस्तान में भी किसी हद तक डेमोक्रेसी थी ना, पर लेकिन वहां पर भी तालिबान का रूल आ गया तो कहानी खत्म होगी। तो 33 कंट्री ऐसी हैं जो ऑटोक्रेटाइजेशन की ओर बढ़ी है अभी रिसेंटली टाइम में। अगर बात करोगे लेवल, अगर बात करें डेमोक्रेसी का, जो एवरेज ग्लोबल सिटीजन है वो 1921 में डाउन हो गया है अगर 1989 के कंपेयर में आप लोग देखोगे। यानी कि एक मॉडर्न डेमोक्रेसी, एक मॉडर्न सोसाइटी होने के नाते भी हम लोग डेमोक्रेटिक सोसाइटी नहीं बन पा रहे हैं, कोई ना कोई दिक्कत देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर ऑटोक्रेटाइजेशन जो हो रहा है, यहाँ पर टॉक्सिक पोलराइजेशन हो रहा है यहाँ पर, यानी कि एक टॉक्सिक पोलराइजेशन मतलब जो यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया में लोगों को डिवाइड कर दिया जा रहा है, ये इस पर्टिकुलर विचारधारा के लोग हो गए, इस पर्टिकुलर विचारधारा के लोग हो गए, और उनको एक अलग ही पैटर्न में लेकर चला जा रहा है। तो इलेक्टोरल विक्ट्री जो है वो एंटी प्लूरिस्टिक लीडर हो गए यहाँ पर, अपनी विचार रखने वाले लोग, जो अलग अलग विचारधाराओं के लोग जो हैं वो आप लोगों को कम देखने को मिलेंगे सोसाइटी के अंदर में। एक इंसान ने कुछ बोल दिया तो बॉस इज ऑलवेज राइट वाली बात हो रही है। तो इसके चलते यहाँ पर एक तरीके से ऑटोक्रेटिक एजेंडा जो है उनको एम्पावर किया जा रहा है, जो कि एक इंडिविजुअल एक थॉट के साथ में आगे बढ़ते हैं, एक इंडिविजुअल चीजों को आगे लेकर चला जाता है, तो उसको आगे सपोर्ट करने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो 40 के करीब कंट्री जो है, एज अगर बात करें 5 कंट्री पहले हुआ करती थी यहाँ पर 2011 के करीब में, अब यहाँ पर ये 40 के करीब कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये ट्रेंड जो है वो काफी अच्छा बढ़ता हुआ जा रहा है। ये सोचने वाला जो चीजें होगी ये मजबूर करता है सोचने में। पोलराइजेशन क्या होता है, डिवाइड कर देना, ठीक है, लोगों को कंप्लीटली एक दूसरे के ग्रुप के अपोज में खड़ा कर देना। अच्छा तुम ये सपोर्ट कर रहे हो तो तुम ये सपोर्ट कर रहे हो, वो वाली चीजें। इससे क्या होता है, मेन मुद्दों से इंसान का दिमाग भटक जाता है और वो एक अलग ही मुद्दे पर अपनी लड़ाई लड़ने लगता है, जो कि मुद्दा होता भी नहीं है, कई बार तो मुद्दा बना दिया जाता है। ऐसी चीजें आप लोगों को नॉर्मली इलेक्शन के टाइम पर कई बार ऐसी चीजें देखने को मिल जाती हैं, जो कि काफी ज्यादा सोसाइटी को डिवाइड कर रख देता है। ये जो भी बातें मैं बोल रहा हूं यहाँ पर, ये सारी रिपोर्ट में मेंशन की गई है, जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी या ग्रुप को मैं टारगेट कर नहीं पढ़ा रहा हूं। बीइंग ए टीचर मैं आप लोगों से न्यूट्रल होकर बातें बता रहा हूं, ताकि आप लोग दोनों तरीके से चीजों को समझ सकें। मेरा काम है आप लोगों को गाइड करना, मेरा काम है आप लोगों को एक थॉट क्रिएट करना आप लोगों के माइंड में, कि आप लोग खुद से डिसाइड कर सको कि क्या सही है क्या गलत है, ना कि अपना थॉट आप लोगों के ऊपर थोपना, ठीक है। तो ये चीजें बेसिकली आप लोगों को समझनी पड़ेगी कि टीचर का रोल जो होता है वो टीच करना होता है, पढ़ाना होता है। अब जो भी हो रहा है वो पढ़ाना होता है, ठीक है, वो बताना होता है आप लोगों को। अब फिर आप लोगों की डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी काम आती है एग्जाम में, कि आप लोगों ने उसमें से क्या सीखा है, ठीक है। एक और छोटी सी न्यूज है यहाँ पर, एक दो छोटी न्यूज भी मैंने डाली है, ताकि आप लोग कुछ छोटे ना चीजें आप लोगों की सही से चलती रहे। यहाँ पर बिजनेस स्टैंडर्ड के द्वारा यहाँ पर ये कवर की गई थी। बेसिकली एक पर्टिकुलर स्कीम के बारे में बात की जा रही है, और ये स्कीम जो है ये त्रिपुरा की आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई स्कीम निकल कर आती है तो कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। त्रिपुरा कहां पर है, ये एग्जैक्ट लोकेशन है त्रिपुरा की यहाँ पर, ठीक है, जो कि किस किस के साथ में बॉर्डर टच करते हैं। तो याद रखिएगा ये यहाँ पर हमारी कंट्री के 2 राज्य हैं, एक है आसाम और दूसरा है मिजोरम, जिसके साथ में बॉर्डर टच करता है, और इंटरनेशनल लेवल पर बांग्लादेश के साथ में बॉर्डर टच करता है। तो त्रिपुरा की लोकेशन नॉर्थ ईस्ट में मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखा दी। और ये खासकर एक बात और याद रखिएगा इसके बारे में, कि ये यहाँ पर जो त्रिपुरा है और इसी के साथ में मिजोरम है, नॉर्थ ईस्ट के 2 ऐसे लोते राज्य हैं जहां से आप लोगों को हमारी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो होती हुई नजर आएगी। तो ये भी एक छोटी सी बात आप लोग याद रखिएगा। अभी बात की जा रही है किसके बारे में, एक स्कीम के बारे में। त्रिपुरा के अंदर लगभग 7000 के करीब जो टी वर्कर हैं उनको ये फायदा देखने को मिलेगा। एक सोशल वेलफेयर की स्कीम आप लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या नाम दिया गया इसका, बेसिकली अगर आप लोगों से बोला जाए तो इसका नाम दिया गया मुख्यमंत्री चाय। देखिए आप लोग ये स्कीम के नाम जरूर याद रखिएगा, मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प, ठीक है, प्रकल्प। तो यहाँ पर ये एक तरीके से इस स्कीम का नाम यहाँ पर रखा गया है, और ये त्रिपुरा के द्वारा ये बेसिकली सामने निकल कर आई है।
ये हाउस राशन फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी जो टी वर्कर है। रीजन क्या है, जैसे अभी यूक्रेन के अंदर इश्यू चल गया तो हमारी टी जो है वो मार्केट में प्रॉपर वे में बेची नहीं जा रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा इसका पोर्शन जो है रशिया और यूक्रेन को जाता था। तो इसके चलते टी वर्कर को सपोर्ट कहां से मिलेगा? तो ये काम यहां पर हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट है अलग अलग एरिया में वो काम करती नजर आएगी और वो चीजों को सपोर्ट करती नजर आएगी, ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। 85 करोड़ रुपए यहां पर दिए जा रहे हैं इंप्लीमेंट करने के लिए स्कीम को, और 75% अमंग 7,000 के करीब जो टी गार्डन वर्कर हैं ये नॉर्थ और वेस्ट त्रिपुरा के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जिनको इस स्कीम का फायदा होने वाला है। तो ये बेसिक चीजें यहां पर, तो ये एक छोटी सी स्कीम थी जिसके बारे में मुझे लगा आप लोगों को बताना चाहिए। अगर बात करें हमारी कंट्री के होम मिनिस्टर साहब के द्वारा, जो उनका नाम है अमित शाह, उनके द्वारा यहां पर वुमेन इंपावरमेंट के बारे में बात की गई, और यहां पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा जो वुमेन वर्कर है वो 75% यहां पर इसमें, सॉरी मैंने गलत बोला थोड़ा सा, यहां पर 75% जो है जो भी टी जो वर्कर है उसमें आप लोगों को वुमेन नजर आएगी। तो वुमेन नजर आएगी यहां पर, और यही वुमेन इंपावरमेंट के बारे में अभी यहां पर अभी 2022 में हम लोगों ने इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी सेलिब्रेट किया, और यहां पर अमित शाह जी के द्वारा जो कि हमारी कंट्री के होम मिनिस्ट्री है उनके द्वारा 2022 वुमेन इंपावरमेट कैंपेन भी यहां पर लॉन्च किया गया। तो इसके चलते वुमेन के ऊपर एक अलग से फोकस दिया जा रहा है देश के अंदर में, ताकि चीजों को सही तरीके से लेकर चला जा सके। चीफ मिनिस्टर जो अगर बात करें, चीफ मिनिस्टर श्रमिक कल्याण प्रकल्प जो स्कीम है यहाँ पर ये वुमेन के ऊपर ही फोकस देने वाली है, खासकर इंटरनेशनल वुमेन डे को ध्यान में रखते हुए अगर चीजों को आप लोग देखोगे। अगर इसी के बारे में बात करें, अगरतला कैपिटल है यहाँ पर त्रिपुरा की, और लगभग पॉपुलेशन जो है वो 36 लाख के करीब देखने को मिलेगी, खासकर पुराना सेंसस है उसके हिसाब से। तो बिप्लब कुमार देव जो है वो आज के में चीफ मिनिस्टर है। इसी के साथ में नेशनल फोरेंसिक जो यहाँ पर नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी इन अगरतला भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, जहां पर ये चीजें फाउंडेशन स्टूडेंट के तौर पर चीजें रखी गई। ठीक है, अगर बात करें कुछ और, अगर त्रिपुरा से ही आप लोग आते हैं पर्टिकुलर, तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने डाल दी है त्रिपुरा के बारे में, जो कि एक त्रिपुरा से अगर आप लोग आते हैं तो स्टेट पीसीएस के अंदर आप लोगों से चीजें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, क्या क्या यहाँ पर चीजें हैं त्रिपुरा के बारे में, कौन कौन सी कुछ फेमस चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, कौन चीफ मिनिस्टर, कौन डिप्टी सीएम, यूनिक केमिकल आप लोग यहाँ पर इनकी जो है बेसिकली असेंबली देखने को मिलेगी। ठीक है, बंगाली, इसी के साथ में इंग्लिश, और ये एक और लैंग्वेज है जिसको बोला जाए यहाँ पर कोक ब्रो। ठीक है, तो ये लैंग्वेज भी यूज की जा रही है। तो कई बार चीजें ऐसे पूछ ली जाती हैं। तो ये बेसिक चीजें यहाँ पर जो यहाँ पर इसको एक स्टेटस दिया गया था, अगर बात करें यहाँ पर, तो इट वाज एलिवेटेड फ्रॉम स्टेटस ऑफ यूनियन टेरिटरी, तो एक स्टेटस राज्य के तौर पर, तो नॉर्थ ईस्ट एरिया डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1971 का। तो हल्का सा आइडिया रख लीजिएगा इसके बारे में। तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बता दी। ठीक है, तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए इसके बारे में। देखिए कोई भी पॉइंट होता है ना, उसके बारे में क्लैरिटी अगर रहेगी माइंड में, तो लंबे समय तक चीजों को याद रख पाओगे। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ से भी आप लोग इसको कनेक्ट कर देख सकते हैं, और इसी के साथ में यहाँ पर कई सारी और भी बातें आप लोगों को बताता चलूंगा, ताकि आप लोग कनेक्ट कर पाए। यहाँ पर प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नॉर्मली आप लोगों ने कई बार सुना होगा जीआई टैग के बारे में, जिसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि हिंदी में बोलूं तो भौगोलिक संकेतक हम लोग बोलते हैं। तो इसके बारे में समझेंगे। तो काफी अच्छे से अलग अलग न्यूज़पेपर में कवर किया गया, यहाँ पर हिंदू के अंदर भी इसको कवर किया गया। तो इसके बारे में बात करते हैं। अगर बात करें यहाँ पर जो अगर जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में एक कारपेट होता है जिसको कश्मीरी कारपेट बोला गया है। तो कश्मीरी चटाई आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो इसको अभी जीआई टैग के साथ साथ में क्यूआर कोड भी मिल गया है। क्यूआर मतलब क्विक रेस्पॉन्स, यानी कि उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी, और इसके चलते यहाँ पर उसका डुप्लीकेशन होना, उसका एक तरीके से गलत तरीके से इस्तेमाल होना, यानी कि मिसयूज होना, वो भी यहाँ पर रोका जाएगा। तो ये क्यूआर कोड जो है वो काम करता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। तो ये एक अच्छा तरीका होता है क्यूआर कोड के साथ में चीजों को कनेक्ट कर देना। अगर बात करें जम्मू एंड कश्मीर में क्विक रेस्पॉन्स कोड जीआई टैग का कश्मीरी कारपेट के लिए जो यहाँ पर यूज किया गया है, तो इसके चलते कौन सी ऑथेंटिक है, यानी कि कौन सही है, कौन नकली है और कौन असली है, यानी कि एक रिबॉक हो गया, एक रीबुक हो गया, एक एडिडास हो गया, एक एबिबास हो गया, तो वो वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके चलते आप लोग चीजों को समझ सकते हैं। तो हैंड नोट कारपेट आप लोग को देखने को मिलेगी, मेनली हाथों का यूज करके बनाई गई चीज है, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव जो है इसका यहाँ पर वो आप लोगों को नजर आएगा कि कैसे हम लोग को रिवाइव करना है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को, खासकर अगर कश्मीर के अंदर आप लोग इनको बात करें तो उसी के चलते इसको रिवाइव करने की बात की जा रही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आप लोग के लिए बन जाता है। कुछ और इंपॉर्टेंट मुद्दे, कश्मीरी कारपेट जो है उसको ऑलरेडी जीआई टैग मिल चुका है जून 2016 में। फिर बोलोगे अभी क्यों बता रहे हो सर इसको? अभी इसलिए बता रहे हैं कि इसके साथ में यहाँ पर क्या कर दिया, क्यूआर कोड यहाँ पर ऐड कर दिया गया है, जिसके चलते अब प्रॉपर वे में यहाँ पर इसको अच्छे से एंजॉय किया जा सकेगा। और जम्मू एंड कश्मीर आप लोगों ने देखा अभी कई सारे रीजन की वजह से न्यूज में रहता है लगातार, और वहां की कल्चर के बारे में क्वेश्चन पूछना कोई बड़ी बात नहीं होगी एग्जाम में।
जो कश्मीरी जो जीआई जो कश्मीरी जो टैग यहाँ पर जो बेसिकली जीआई टैग दिया गया कश्मीरी कारपेट को, तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो रजिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड प्रमोशन इंटरनल ट्रेड के अंदर में आता है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स यहाँ पर इसको हैंडल करती है, तो उसके अंदर चीजें देखने को मिलेगी। हालांकि ये जो रजिस्टर किया जाएगा कारपेट को, ये 2022 से यहाँ पर चीजें होना स्टार्ट होंगी जब सर्टिफाइड चीजों को किया जाएगा। अब यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाएगा, बोलेंगे कि काल बफी क्या है यहाँ पर, ये अगर आप लोगों से पूछ ले तो हैंड नोट कारपेट जो कि कश्मीरी कारपेट जिनको आप लोग बोल रहे हैं, इसको काल बफी के नाम से भी यहाँ पर जाना गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 15th सेंचुरी से आप लोगों को देखने को मिलेगा कई सारे लोग जो हैं इस तरीके के काम में धंधों में बेसिकली जुड़े रहते हैं और वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहते हैं, तो इसके चलते आप लोगों को चीजें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आज की डेट में अगर पूछे कोई ऑल ओवर वर्ल्ड में कहां पर सबसे ज्यादा चटाई बनाई जाती है, तो जयपुर में आप लोगों को देखने को मिलेगी, आगरा में देखने को मिलेगी, इसी के साथ में भदोई में, अमृतसर में और यहाँ पर कश्मीर में मैंने आप लोगों को बताई दी, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो ये अलग अलग एरिया में नजर आती है यहाँ पर। इसी के साथ में चाइना, तुर्की और बेल्जियम के अंदर आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। तो ये कुछ बेसिक चीजें होगी कारपेट के बारे में। जीआई टैग के बारे में आप लोगों से बात कर लेता हूं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से कई बार बन जाता है। समझते हैं क्या क्या बातें हैं। जीआई टैग जिसको हिंदी में आप लोग जीआई टैग और हिंदी में इसको भौगोलिक संकेतक के नाम से आप लोग जानते हैं, इंग्लिश में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इसको बोला जाता है। ये एक तरीके से या तो कोई नाम या फिर साइन जो कि प्रोडक्ट के लिए यूज किया जाता है एक स्पेसिफिक लोकेशन के मामले में, यानी कि वहां से प्रोडक्ट निकल कर आते हैं ताकि उसका कोई प्रोडक्ट का एक तरीके से डुप्लीकेशन करके उसका यूज न कर सके। कई बार आप लोगों ने सुना होगा दार्जिलिंग की टी की फेक चाय मार्केट में निकाल दी जाती है, तो उससे बचने का भी ये तरीका यहाँ पर ढूंढा जाता है। तो किसी टाउन को, किसी रीजन को या फिर किसी कंट्री को ये दिखाने की कोशिश की जाती है इसके थ्रू। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो है यहाँ पर ये प्रोडक्ट के नाम पर आप लोगों को चीजें देखने को मिलती है, काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये। इसी के साथ में प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन रखने की कोशिश की जाती है। ट्रेडिशनल जो उसकी क्वालिटी है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कोल्हापुरी चप्पल के बारे में, ठीक है। तो एक तरीके से पर्टिकुलर लोकल में जो चीजें बनाई जा रही है, कुछ हैंडमेड प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, कई बार तालों के बारे में, कैंची के बारे में या फिर दार्जिलिंग की टी के बारे में, तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। किसी लोकल एरिया में कोई फेमस चीज है तो उसको उसका प्रोडक्ट का जो बेसिकली चीज होती है उसको मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर ये चीज देखने को मिलेगी। तो इंटरनेशनल लेवल पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्राइब्स हैं, ठीक है, ट्रेड रिलेटेड जो एक्ट जो यहाँ पर ये एग्रीमेंट है उसके चलते यहाँ पर ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई जाती है, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर भी यहाँ पर प्रोटेक्शन रहता है। ऐसा नहीं कि आप लोगों को यहाँ पर नेशनल लेवल पर ही चीजें देखने को मिलेगी, ताकि चीजों को प्रॉपर वे में प्रोवाइड कराया जा सके और इसका डुप्लीकेशन न हो सके। तो यहाँ पर फिर पिक्चर में आ जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वर्ल्ड के लेवल पर जो ट्रेड हो रहा है वहां पर काम किया जाता है। उसी को ध्यान में रखते हुए हर एक देश जो है वो अपने अंदर कानून बनाता है। जैसे अगर मैं छोटी सी बात आप लोगों को बनाऊं आज के में, जैसे मान लीजिए आज की डेट में हमारी कंट्री में कोई कानून बनाया गया, तो यूएन के अंदर कोई उसके रिलेटेड कुछ चीजें हैं, ठीक है, डब्ल्यूटीओ के अंदर कोई उससे रिलेटेड चीजें हैं या फिर डब्ल्यूएचओ के रिलेटेड कोई चीजें हैं, यानी कि अलग लेवल पर यहाँ पर काम करते हैं सारे। ये ट्रेड के मामले में, ये बेसिकली हेल्थ के मामले में, ये सिक्योरिटी वगैरह के मामले में। तो यहाँ पर अगर इन्होंने कोई कानून बना रखे हैं तो उसका यूज कर हम लोग अपने देश में कानून बनाएंगे, तो एक तरीके से कहीं ना कहीं हम लोग उसको कनेक्ट कर पाएंगे इंटरनेशनल लेवल पर। तो इसी के चलते यहाँ पर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 में लाया, 2003 में इसको बेसिकली प्रॉपर इंप्लीमेंट कर देगा 15 सितंबर से, ठीक है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। दार्जिलिंग की जो टी है यहाँ पर वो एक तरीके से फर्स्ट टाइम हमारे देश में कोई प्रोडक्ट था जिसको यहाँ पर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया गया, ठीक है। तो 2004 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया, पहली बार हमारे देश में कोई पहला प्रोडक्ट वो था दार्जिलिंग की टी। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये छोटे छोटे बैकग्राउंड के क्वेश्चन रहते हैं जो कि आप लोग कनेक्ट कर पाओगे तो अच्छे से इनका आंसर दे पाओगे। तो इसलिए चीजों को प्रॉपर वे में आप लोग याद रख के चला करो, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी, एक पर्टिकुलर चटाई के बारे में, एक पर्टिकुलर कहां क्या क्या चीजें हैं किसकी देश में, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन, इनके मतलब एक्ट के बारे में भी आप लोगों से हो गया पूरा। तो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों की कंप्लीट होगी। तो स्टैटिक प्लस करंट का मिक्सचर इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो अगर कोई डाउट होता है तो बता सकते हैं, और इसी के साथ में अगर कहीं पर कोई डाउट लगता है तो उसको पूछ भी लिया करो, ठीक है। आगे चलते हैं, पीआईबी के अंदर यहां पर कवर किया गया ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन के बारे में आप लोगों से बातें की जा सकती है। इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से यूपीएससी प्रीलिम्स में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया आर्मी के जो चीफ हैं उनके द्वारा हमारी कंट्री में विजिट किया गया सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज, जिसको CLAWS बोलते हैं। तो ये आर्मी का थिंक टैंक है, यानी कैसे कैसे हम लोग को आर्मी को सही डायरेक्शन में लेकर चलना है, क्या क्या इंटरनेशनल लेवल पर प्रैक्टिस फॉलो की जा रही है उनको ध्यान में रख के चलना है। तो हमारी कंट्री में उसके नाम पर एक थिंक टैंक आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि जो MOU होता है उसके बारे में जब आप लोग बात करते हैं तो ये साइन किया गया ऑस्ट्रेलियन आर्मी रिसर्च सेंटर के साथ में, यानी कि AARC के साथ में, और CLAWS के साथ में, यानी कि सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज के साथ में,
जिससे कि मिलकर एक दूसरे को समझा सके क्या क्या अच्छी बातें उनके पास में, क्या क्या हमारे पास में, और चीजों को आगे लेकर चल सके। लेफ्टिनेंट जनरल रिचर्ड बुल जो है ये एक तरीके से वाइस चीफ है, ये एक तरीके से यहाँ पर आर्मी के चीफ हैं ऑस्ट्रेलिया के, और हमारी कंट्री के जो वाइस चीफ हैं यहाँ पर लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, ठीक है। तो उनके साथ में मिलकर काम किया गया। और भी कई सारी पर्सनालिटी है, जैसे लेफ्टिनेंट डॉक्टर रणबीर सिंह हो गया रिटायर्ड, ठीक है। तो ये मिलकर काम करेंगे। इनके द्वारा यहाँ पर हमारी कंट्री में जो जो चीजें हैं उसके ऊपर काम किया जाएगा। तो CLAWS ये यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट है जिसमें हमारी कंट्री की साइड से चीजें निकल कर आ रही है। तो ये इंस्टीट्यूट के बारे में जान लेते हैं। ये बेसिकली बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज। तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से अगर बातें आ जाए तो इंस्टीट्यूट काफी इंपॉर्टेंट रहता है। ये थिंक टैंक है, जैसे नीति आयोग क्या है, थिंक टैंक है। वो आप लोगों से बेसिकली बातें डिस्कस करता है और क्या क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली इसकी अगर थीम आप लोग देखोगे तो विक्ट्री थ्रू विजन, ये इसकी थीम है। ये काफी इंपॉर्टेंट है बेसिकली। थीम नहीं, सॉरी, मोटो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो विक्ट्री थ्रू विजन, इनके विजन होगा तो आप लोग जरूर जीतोगे, ऐसा बोल सकते हैं। और विजन पर फोकस देना काफी ज्यादा जरूरी है। तो डेवलप करना, प्रमोट करना स्ट्रेटेजिक कल्चर, कैसे कैसे चीजों को लेकर चलना, इंटरनेशनल लेवल पर क्या क्या प्रैक्टिस चल रही है उनको कैसे फॉलो करना है, तो उसके बारे में पूरा काम किया जाता है। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा और रजिस्टर किया जाता है अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के। ये एक मेंबरशिप बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इनके यहाँ पर अलग अलग मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और ये गवर्न की जाती है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के द्वारा और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा, जो कि यहाँ पर डिसीजन मेकिंग बॉडी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और फिगर हैं जो कि आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर इससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए, और अगर कंफ्यूजन हुआ तो उसको पूछ लिया करो, उसको दूर कर ही आप लोग को आगे बढ़ना है, ठीक है। एक और छोटी सी न्यूज है, कई बार आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में, अपॉइंटमेंट के बारे में। तो यहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है यहाँ पर ओरल केयर कंपनी, जिसका नाम है बेसिकली यहाँ पर कोलगेट पामोलिव कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कंपनी है यहाँ पर इसके अंदर में अभी एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी को अपॉइंट किया गया है, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट जो किया गया है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो कि पहले यहाँ पर जो इसके अंदर काम करती थी, अभी यहाँ पर इनको अपॉइंट किया गया है। तो इसके चलते आप लोग पर्टिकुलर पर्सनैलिटी का नाम याद रखिएगा, प्रभा नरसिम्हन, ठीक है। तो इनका नाम है जिनको अपॉइंटमेंट किया गया, और ये रिप्लेस करने वाली यहाँ पर राम राघवन को, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है इनके द्वारा। तो प्रभा नरसिम्हन जो है वो COMD देखने को मिलेगी अभी यहाँ पर, किसकी, कोलगेट पामोलिव, ठीक है। तो प्राइवेट ये कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड है, इसके यहाँ पर ये भी बेसिकली ये CEO और MD बन गई है। कोलगेट पामोलिव जो है ये प्रोवाइड कराती है ओरल केयर हमारी कंट्री में। कोलगेट जो ब्रांड है यहाँ पर आप लोगों को जो देखने को मिलता है मैक्सिमम हर घर में आप लोग आज के में यूज करते हैं। पर्सनल केयर प्रोडक्ट जो रहते हैं यहाँ पर बेसिकली जो कि यहाँ पर पामोलिव के अंदर में, तो इनके ब्रांड नेम पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिनके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। तो एक छोटी सी न्यूज थी, आई होप कि आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे। तो कई बार अपॉइंटमेंट के बारे में क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, और वो भी महिला से रिलेटेड है तो क्वेश्चन पूछा है, और फेमस पर्सनैलिटी। तो एक क्या क्या न्यूज कवर करी देख लेते हैं। तो एक तो ये न्यूज होगी आप लोग की, और क्या क्या हम लोगों ने कवर किया एक एक कर हम लोग नजर डालते हैं। इंपॉर्टेंट डे देखा, इससे पहले मोटिवेशनल कोट देखी थी, आई होप कि आप लोग उसके साथ में कनेक्ट कर पाए होंगे। फिर यहाँ पर हम लोगों ने देखा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में, वीवी गिरी साहब और एक इंस्टीट्यूट के बारे में कई सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई, कहां कहां पर अपॉइंटमेंट और क्या क्या चीजें, सारी बातें आप लोगों के माइंड में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। चाय से रिलेटेड हम लोगों ने बातें की, यहाँ पर जो टी वर्कर्स हैं उनके लिए स्कीम नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा के अंदर में क्या क्या चीजें थी वो हम लोगों ने जानी। इसी के साथ में यहाँ पर हम लोगों ने बेसिकली बात की VDEM डेमोक्रेसी इंडेक्स के बारे में। तो सारी बातें मैंने बताई, इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्या होते हैं यहाँ पर बेसिकली डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी के बारे में डिफरेंस भी मैंने बताया, और भी बहुत सारी चीजें मैंने आप लोगों को समझाई। तो एक एक बात पता होनी चाहिए। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम लोगों ने कुछ बातें जानी, एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट जिसका नाम है बेसिकली CLAWS, उसके बारे में समझा। इसी के साथ में आर्ट एंड कल्चर के अंदर में हम लोगों ने बातें की कारपेट के बारे में, कश्मीरी कारपेट के बारे में, और GI टैग के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर समझा। तो ये भी आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए। और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में हम लोगों ने जाना। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, कैसा लगा जरूर बताइए। और ये है आज के क्वेश्चन, इनको आप लोग को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, जिसके चलते मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि कम से कम आप लोग इनके आंसर दो अच्छे से, कोई डाउट आप लोग के माइंड में इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी थीम आप लोगों को बतानी है, मिनिस्टर साहब का नाम बताना है, लेबर मिनिस्टर। इसी के साथ में यहाँ पर किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया था लेबर की मीटिंग में 1927 में, ये बताना है। मुख्यमंत्री जो चाय की स्कीम का नाम आप लोग को बताना है। यहाँ पर VDEM कहाँ पे इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर रिपोर्ट का नाम क्या है। इसी के साथ में हमारी जो यहाँ पर रैंक है वो कितनी है, CLAWS के बारे में बताना है, और यहाँ पर GI टैग हमारी कंट्री में किसको सबसे पहले मिला था ये बताना है, ठीक है। थोड़ा सा कल का रिवीजन हो जाए। पाई के बारे में, पाई इंटरनेशनल डे के बारे में हम लोगों ने बातें की थी। तो थीम क्या है इसकी वो मैंने आप लोगों से पूछी थी।
ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक सिस्टम लॉन्च किया गया, किस किसने शेयर किया, वो जो मैंने आप लोगों को बोला था सबके साथ में शेयर करना। IBA क्या है यहाँ पर, इंडिया रेलवे नेशनलाइज कब किया गया, फर्स्ट वुमेन रेलवे मिनिस्टर कौन थी, कौन से प्रदेश में यहाँ पर सबसे पहले लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन आज के डेट में देखने को मिल रहे हैं, कब इंडियन रेलवे जो है ऑपरेशन स्टार्ट किया गया, ओल्डेस्ट इंजन कौन सा है, और इसी के साथ में मोदी जी के द्वारा पर्सनली एक फैक्ट्री लॉन्च की गई थी सैमसंग की, कहां पर, जो कि इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था। ठीक है, सारे डिटेल में डिस्कस किया। तो मैथमेटिक्स यूनाइट लर्न्स मोर, ठीक है, तो लर्न मोर ये आप लोगों को थीम देखने को मिली। यूपीआई 123 पे आरबीआई के द्वारा यहाँ पर ये सिस्टम लॉन्च किया गया, बिना इंटरनेट के आप लोग पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। इंडियन बैंक एसोसिएशन है यहाँ पर, इसके साथ में मिलकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा चीजें आगे लेकर चलेगी। 1951 में इंडियन रेलवे को नेशनलाइज किया गया, ममता बनर्जी पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर, वो वुमेन रेलवे मिनिस्टर आप लोगों को देखने को मिलती है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, और इसी के साथ में इंडियन रेलवे ने अपना ऑपरेशन 1853 में स्टार्ट किया था। सबसे पहले किस दो स्टेशन के बीच में रेल चलाई गई, आप लोगों को बताना है। फेरी क्वीन ओल्डेस्ट फंक्शनिंग स्टीम इंजन है आज के डेट में, ठीक है। और यहाँ पर नोएडा के अंदर में सैमसंग की सबसे बड़ी फैक्ट्री, जिसके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। तो कैसा रहा आज का डिस्कशन जरूर बताना। पीडीएफ जाकर टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, सारी एक जगह इकट्ठी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर सारी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाती है। इसी के साथ में एसएलवी पीडीएफ है यहाँ पर, जहां पर आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं, और इसी के साथ में आंसर राइटिंग ग्रुप है, जहां पर डेली क्वेश्चन पोस्ट किए जाते हैं। तो इनको आप लोग अपनी लाइफ का पार्ट बना लीजिए, काफी फायदा देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तैयार रहना, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है, एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो।